नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सांख्य कारिका से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो 25 तत्व हैं, सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, प्रकृति, पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले महत आदि, उनके ऊपर हमने बात की थी। और उन तत्वों को, प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण थे, उन पर बात की थी। और फिर सत्कार्यवाद जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत, उसको सिद्ध करने वाले जो 5 हेतु हैं, उनकी चर्चा हमने की थी। अब बात आती है व्यक्त अव्यक्त विचार की। अगला पॉइंट जो है वो है व्यक्त अव्यक्त विचार। अब इसमें यह है कि बहुत सारी विशेषताएं इनकी होती हैं। व्यक्त का मतलब क्या होता है? विकृति, यानी जो 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उनको व्यक्त कहते हैं। शुरू में ही कहा था ना, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, दुखों की निवृत्ति कराएगा। तो इसमें से व्यक्त है, व्यक्त माने विकृति, विकृति को व्यक्त कहते हैं। यानी जो 23 विकार हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उनको तो हम व्यक्त कहेंगे। अव्यक्त स्वयं प्रकृति अव्यक्त कहलाएगी, और जिसको प्रधान भी कहेंगे। प्रधान भी वही है, प्रकृति भी वही है और अव्यक्त भी वही है, ठीक है। और तीसरा है ज्ञेय। ज्ञेय कौन है? पुरुष। तो इन सब की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे व्यक्त की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से व्यक्त है या निम्न में से विकृति है, किस प्रकार का है? हेतुमत है, अव्यापी है, व्यापी है, इस तरह से। तो इन सब की विशेषताएं हमें देखनी है। फिर प्रकृति की विशेषताएं भी देखनी है, पुरुष की विशेषताएं भी देखनी है कि कौन किस प्रकार का है। तो देखो, पहले तो है व्यक्त, इधर तो है व्यक्त। व्यक्त माने विकार, जो कितने हैं? 23। और इधर है अव्यक्त। अव्यक्त यानी प्रधान या प्रकृति। इन दोनों की विशेषताएं हम देख रहे हैं पहले, कि इनकी कुछ विशेषताएं तो ऐसी हैं जो दोनों में मतलब विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। व्यक्त और अव्यक्त कुछ विशेषताओं में दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं, और कुछ विशेषताओं में दोनों समान हैं। तो पहले हम ऐसी विशेषताएं देख रहे हैं, उस कारिका की विशेषताएं जो कि दोनों की अलग अलग हैं। तो देखें, व्यक्त है वो किस प्रकार का है? हेतुमत। हेतुमत, हेतु माने कारण वाला। व्यक्त किस प्रकार का है? कारण वाला है। यानी जो भी 23 तत्व हैं उन सब का कारण क्या है? प्रकृति है। तो ये कारण वाले हो गए ना हेतुमत। हेतुमत का मतलब कारण है इनका कोई न कोई। तो इन सब का कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो प्रकृति है, प्रधान है, उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अहेतुमत। अहेतुमत। प्रकृति किस प्रकार की है? अहेतुमत है। दूसरी बात है अनित्यम। अनित्यम का मतलब जो नित्य नहीं है, विनाशशील है, यानी वो हमेशा स्थायी नहीं रहते। ये सारे प्रकृति के विकार हैं, इनका विनाश होता है ना आगे जाकर, ये नित्य नहीं है, यानी चिर स्थायी नहीं है। चिर स्थायी नहीं है मतलब अनित्य हो गए, विनाशशील हो गए। और प्रकृति कैसी है? नित्य है। प्रकृति का कभी भी विनाश नहीं होता। तो प्रकृति कैसी हो गई? नित्य हो गई। तीसरी विशेषता है अव्यापी। देखो, कारिका में ऐसे दिया हुआ है हेतुमद नित्यम। तो परीक्षा में वो आपको नित्यम देगा कि निम्न में से व्यक्त की कौन सी विशेषता नहीं है? हेतुमद, नित्यम, अव्यापी। तो नित्यम नहीं है, अनित्यम है। द में से अ निकलेगा, अनित्यम हो जाएगा, क्योंकि ये 23 विकार हैं वो अनित्य हैं, विनाशशील हैं, स्थायी नहीं है। और प्रकृति किस प्रकार की है? नित्य है। अव्यापी। अव्यापी का मतलब इनका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, अपने आप में सीमित है। ये अपने आप में सीमित है, इसलिए अव्यापी कहलाते हैं।
प्रकार की है? व्यापी। कंफ्यूजन होगा अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो। समझना ऐसे है कि जो 23 विकार है इनका कोई न कोई कारण है, इसलिए ये हेतुमत हो गए। प्रकृति का कोई कारण नहीं है तो ये अहेतुमत हो गई। ये सभी विनाशशील हैं इसलिए अनित्यम हो गए। प्रकृति का कभी विनाश नहीं होता तो ये नित्यम हो गई। इनका क्षेत्र सीमित है तो ये अव्यापी हो गए। प्रकृति तो बहुत विस्तृत है इसलिए वो व्यापी हो गई। तो हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी। फिर सक्रियम। प्रकृति के जो भी ये विकार हैं ये सभी सक्रिय हैं, यानी आगे से आगे कार्य करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति स्वयं निष्क्रिय है। प्रकृति निष्क्रिय है, प्रकृति में सक्रियता नहीं है। फिर ये सभी क्या है? लिंगम। लिंगम मतलब ये चिन्ह है, संकेत है। किसका? प्रकृति का। ये हमें ज्ञान कराते हैं कि प्रकृति है। इनसे ही तो हमें पता चलता है कि प्रकृति है। और किसी वस्तु का ज्ञान कराने वाला उसका लिंग कहलाता है, उसका संकेत कहलाता है। तो ये सभी लिंगम है। और प्रकृति है वो किसी का ज्ञान नहीं कराती, वो खुद लिंगी है, यानी वो खुद साध्य है। प्रकृति का ज्ञान तो ये सभी कराते हैं, इसलिए प्रकृति कैसी हुई? अलिंगम। फिर ये सभी आश्रितम, आश्रित हैं, यानी ये सभी आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? ये सभी के सभी प्रकृति पर आश्रित हैं। ठीक है, सारे 23 तत्व प्रकृति पर आश्रित हैं और प्रकृति किसी पर आश्रित नहीं है तो ये अनाश्रित कहलाएगी। ये सभी तत्व अवयवम, यानी साथ साथ रहते हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो साथ साथ रहती हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं तो साथ साथ रहती हैं। ये सभी साथ साथ रहते हैं, लेकिन प्रकृति किसी के साथ नहीं रहती तो ये निरअवयव। ये क्या है? निरअवयव है। और ये सभी परतंत्र है, ये सभी प्रकृति के अधीन है। ये सारे तत्व प्रकृति के अधीन है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? परतंत्र कहलाते हैं। लेकिन प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है। प्रकृति खुद स्वतंत्र है, प्रकृति किसी के अधीन नहीं है। एक विशेषता और रह गई, ये सारे के सारे क्या हैं? अनेक हैं, ये बहुत सारे हैं, और प्रकृति क्या है? एक है। ठीक है, तो ये 9 विशेषताएं हैं। 9 विशेषताओं में से आपस में विपरीत विशेषताएं हैं ये 9। व्यक्त किस प्रकार का है? हेतुमत है, क्योंकि इन सब का कारण प्रकृति है। प्रकृति खुद अहेतुमत है क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। ये अनित्यम है, मतलब विनाशशील है, लेकिन प्रकृति नित्य है। अव्यापी है क्योंकि इनका क्षेत्र सीमित है। प्रकृति व्यापी है क्योंकि विस्तृत है। ये सभी सक्रिय हैं, सभी सक्रिय रहकर अपना कार्य करते हैं, लेकिन प्रकृति निष्क्रिय है। ये प्रकृति का संकेत हमें देते हैं, इसलिए ये लिंगम है, लेकिन प्रकृति अलिंगम है। ये सभी प्रकृति के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन प्रकृति किसी पर आश्रित नहीं है। ये सभी साथ साथ रहते हैं तो सा अवयवम है, लेकिन प्रकृति निरअवयव है। ये सभी परतंत्र हैं, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र है। ये सभी अनेक हैं, ये बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकृति एक है। ठीक है, आगे बात समझ में। वैसे कारिका में क्या दिया हुआ है? ये सभी हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, लिंगम, आश्रितम, सह अवयवम, परतंत्रम, अनेकम। ये सारी विशेषताएं तो किसकी है? व्यक्तम। और तद विपरीतम अव्यक्तम, इतना ही लिखा हुआ है कि इन सब से विपरीत क्या है? अव्यक्त है। तो विपरीत होने का मतलब प्रकृति की ये विशेषताएं हो गई। इतनी सी बात यहाँ से समझनी है। ठीक है, ये हो गया। ये व्यक्त और अव्यक्त की आपस में विपरीत प्रकृति की विशेषताएं, यानी आपस
में एक दूसरे की विलोम है, एक दूसरे के विपरीत है। कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं जो प्रकृति व्यक्त की हैं और अव्यक्त की भी हैं, यानी व्यक्त और अव्यक्त कुछ विशेषताओं में समान है, तो उनको हम देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से व्यक्त है, फिर देगा हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी और निष्क्रिय। निम्न में से व्यक्त नहीं है, किस प्रकार का नहीं है, तो हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी और फिर निष्क्रिय। तो निष्क्रिय उसमें गलत हो जाएगा, या फिर समूह में दे देगा निम्न में से व्यक्त की विशेषता है हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रिय, इस तरह से ग्रुप बना देगा और एक ग्रुप में वहां से कुछ डाल देगा। तो इनको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य, यानी व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य मतलब व्यक्त और अव्यक्त की समानता, विकार विकृति और प्रकृति की समानता, और इधर पुरुष है। जो समान विशेषताएं हैं उनके ऊपर फिर पुरुष विपरीत हो जाएगा, तद विपरीतम च पुमान, ऐसा लिखा हुआ है कि इन सब के विपरीत पुरुष है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त की समान विशेषताएं देखो, देखो त्रिगुणम, जो व्यक्त और अव्यक्त है, प्रकृति है और उसके विकार हैं, सभी सत्व, रज और तमो गुण से युक्त हैं, तीनों गुण उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष है वो निर्गुण है, पुरुष में न तो सत्व गुण, न रजोगुण, न तमो गुण पाया जाता है, बल्कि इन सभी पदार्थों से पुरुष में उस गुण की प्राप्ति होती है। तो पुरुष किस प्रकार का है, निर्गुण है। जीवात्मा क्या है, निर्गुण है। फिर है अविवेकी। अविवेकी का मतलब यहाँ पर ज्ञान रहित होना नहीं है, अविवेकी का मतलब है कि ये सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, अविवेकी का मतलब ये है। और पुरुष कैसा है, विवेकी है, यानी पुरुष अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। त्रिगुणम, अविवेकी, फिर विषय, ये सभी प्रकृति और इसके जो 23 तत्व हैं विषय हैं, यानी भोगने के विषय हैं। ये सभी इनको कौन भोगता है, पुरुष इनका भोग करता है, पुरुष इनका उपभोग करता है, इसलिए ये विषय हो गए। और पुरुष क्या है, विषयी हो गया या अविषय हो गया, ठीक है। त्रिगुणम, अविवेकी, विषय, फिर सामान्य, ये सभी क्या हैं, सामान्य। सामान्य का मतलब ये है कि ये सभी जो हैं इनको सभी लोगों के द्वारा जाना जा सकता है, सभी के द्वारा जानने योग्य है। प्रकृति से जो उत्पन्न 23 तत्व हैं, प्रकृति है वो सभी हम सबके द्वारा जानने योग्य है, सभी इसको जान सकते हैं, इसलिए असामान्य है। लेकिन पुरुष को सभी नहीं जान सकते, इसलिए ये असामान्य है, ठीक है। त्रिगुणम, अविवेकी, विषयम, सामान्यम और अचेतनम, ये सभी अचेतन है। प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले 23 तत्व सभी के सभी अचेतन हैं, जड़ हैं। और पुरुष क्या है, चेतन है। जीवात्मा तो चेतन है ना, तो पुरुष चेतन है और प्रसवधर्मी। प्रकृति और जो उसके 23 तत्व हैं वो प्रसवधर्मी है, यानी आगे से आगे कार्य करते रहते हैं, यानी उत्पन्न करते रहते हैं दूसरों को। और पुरुष किसी को उत्पन्न नहीं करता, तो वो अप्रसवधर्मी है, ठीक है। ये सारी 6 विशेषताएं लिखकर लिखा हुआ है व्यक्त, अव्यक्तम और तद विपरीतम पुमानम। ये सारी विशेषताएं व्यक्त और अव्यक्त की हैं और पुरुष है वो इन सब के विपरीत है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो व्यक्त और अव्यक्त की
सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, और इन सब से विपरीत कौन हो गया? पुरुष हो गया। तो यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से प्रकृति की कौन सी विशेषता है, विकृति की कौन सी है, कुछ विशेषताएं दोनों की भी हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर देखो गुणों की बात आई है यहाँ पर, यानी निर्गुण और जो त्रिगुणात्मक की बात आई है। तो पहले गुणों के बारे में बताया गया है कि तीनों जो गुण हैं उनकी विशेषताएं बताई है। 3 गुण है ना, सत्व, रज और तम, तीनों की विशेषताओं से ली हुई 2 कारिकाएं हैं। तो उनको भी, सत्व गुण की क्या विशेषताएं हैं, रजोगुण की क्या विशेषताएं हैं और तमोगुण की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है सत्व गुण, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। पहले कहाँ है? प्रीति अप्रीति विषादात्मका। प्रीति अप्रीति जो कारिका है उसमें लिखा हुआ है प्रीति प्रीति विषादात्मका, यानी ये गुण किस प्रकार के हैं? प्रीति, अप्रीति और विषादात्मक। यानी सत्व गुण किस प्रकार का है? प्रीति देने वाला, सुख देने वाला। रजोगुण है अप्रीति यानी दुख देने वाला, और तमोगुण है विषादात्मक यानी मोह है उत्पन्न करने वाला, मूढ़ता उत्पन्न करने वाला। फिर अगली बात कही प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थक। प्रकाश प्रवृत्ति और नियमार्थक, यानी जो सत्व गुण है वो प्रकाश देने वाला है, हमारे हृदय को प्रकाशित करने वाला है। रजोगुण प्रवर्तक है, यानी हमें कार्य में प्रवृत्त करता है, हमें चलने में प्रवृत्त करता है। और तमोगुण है वो नियमार्थक है, हमें नियमित करता है, हमें नियंत्रित करता है, हमें बांधता है। तो एक तो प्रीति अप्रीति विषादात्मक और प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थक। फिर अगली कारिका में विशेषता बताई, जो सत्व गुण है वो किस प्रकार का है? लघु है और प्रकाशक है। सत्व गुण लघु और प्रकाशक है, यानी हल्का है और प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण उपष्टम भकम चलम। उपष्टम भकम का मतलब होता है प्रवर्तक। इसका अर्थ क्या होता है? प्रवर्तक, हमें कार्य में प्रवृत्त करता है। और चल यानी चंचल होता है। और तमोगुण गुरु होता है यानी भारी होता है। और वर्णक आवरण फैला देता है हमारे चारों ओर। ये 3 विशेषताएं बताई हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की। और फिर क्या कहा है? इनकी वृत्ति, इनकी प्रवृत्ति कैसी है? ये आपस में क्या करते हैं? जब कार्य होता है तो मिलकर भी कार्य करते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं, एक दूसरे को आश्रय भी देते हैं। ठीक है, यानी ये सभी गुण अन्योन्य अभिभव, आश्रय, जनन और मिथुन प्रवर्तये। एक कारिका में कहा गया है कि अन्योन्य अभिभव, आश्रय, जनन और मिथुन इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले होते हैं। अन्योन्य मतलब परस्पर, अभिभव यानी एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे पर अपनी प्रबलता व्यक्त करते हैं, यानी एक दूसरे गुण को दबाना चाहते हैं। आश्रय, अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं, एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। जनन, एक दूसरे को मतलब उत्पन्न भी करते हैं, एक दूसरे को मतलब प्रत्येक गुण एक दूसरे से उत्पन्न होता है। और मिथुन, एक साथ मिलकर भी कार्य करते हैं। ये सारी विशेषताएं होती है इनमें कि इनमें साथ मिलकर अन्योन्य
अभिभव, परस्पर एक दूसरे को दबाते हैं। आश्रय, एक दूसरे का आश्रय भी बनते हैं। जनन, एक दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं। और मिथुन, मिथुन का मतलब है मिलकर कार्य भी करते हैं। ये इन गुणों की विशेषता है। और एक इनकी वृत्ति किन की तरह है? अर्थतः है प्रदीपवत। देखो, दीपक होता है, प्रदीप मतलब दीपक, दीपक में तेल होता है और बाती होती है, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन जब रोशनी देने का कार्य होता है, प्रकाश देने का कार्य होता है, तो वो मिलकर कार्य करते हैं। वैसे ही ये तीनों गुण एक दूसरे से विपरीत प्रवृत्ति वाले होते हैं, लेकिन अर्थतः है जब प्रयोजन होता है तो प्रदीपवत कार्य करते हैं, यानी मिलजुल कर दीपक की तरह कार्य करते हैं। तो ये बात हुई गुणों की। किस प्रकार के हैं? प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक, प्रकाश प्रवृत्ति, नियमार्थक, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य अभिभव, आश्रय, जनन, मिथुन वर्तय। और फिर जो सत्व है, लघु प्रकाशकम, रजः उपष्टम भकम चलम, तमो गुरु वर्णकम एव तमः, और अर्थतः है प्रदीपवत वर्तय, यानी जब कार्य होता है तो ये प्रदीपवत कार्य करते हैं। ये गुणों की विशेषताएं बताई। अब देखो आगे कहा है कि भाई ठीक है, मान लिया कि प्रकृति है, उसके ये मतलब 23 तत्व हैं, ये गुण हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा प्रकृति है? दिखाई तो देती नहीं है प्रकृति, तो फिर हम कैसे मान लें कि प्रकृति है? तो प्रकृति के सिद्धि के 5 हेतु हैं। 5 हेतु हैं जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकृति है। उन 5 सिद्धि, प्रकृति की सिद्धि की 5 हेतु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो किन किन हेतुओं से प्रकृति की, अव्यक्त की या प्रधान, कुछ भी नाम आ सकता है, प्रकृति आ सकता है, अव्यक्त आ सकता है या प्रधान आ सकता है, तीनों एक ही बात है। तो प्रकृति की सिद्धि, प्रधान की सिद्धि या अव्यक्त की सिद्धि किन किन बातों से होती है? देखो, पहली बात उन्होंने कही भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम परिमाणात् से हमें पता चलता है कि प्रकृति है, प्रकृति की सत्ता है। तो ये भेदानाम परिमाणात् क्या है कि प्रकृति के जो भेद हैं, प्रकृति के जो विकार हैं, प्रकृति के जो कार्य हैं, उनका परिसीमन करने से, जो महत आदि कार्य हैं उनका परिसीमन करने से हमें पता चलता है कि प्रकृति है और प्रकृति के ये सभी कार्य हैं। उन कार्य को देख करके हम कह सकते हैं कि प्रकृति है। दूसरा कारण उन्होंने दिया समन्वयात्, समन्वयात्, समन्वय का मतलब है समानता। प्रकृति और उसके जो कार्य हैं उनके गुण धर्म में समानता देखी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सत्ता है। तीसरा है शक्तितः प्रवर्ते, शक्तितः प्रवर्ते, कि ये सभी कार्य जो उत्पन्न हुए हैं इनको उत्पन्न करने में कोई समर्थ कारण ही इनको उत्पन्न कर सकता है। तो समर्थता, प्रकृति में शक्ति होने के कारण, समर्थता होने के कारण हम कह सकते हैं कि इन सभी 23 तत्वों को प्रकृति ने उत्पन्न किया है, इसलिए इसका एक कारण शक्तितः प्रवर्ते भी है। एक है कारण कार्य, कारण कार्य विभागात्, ध्यान रखना वो देगा कारण कार्य अविभागात् और आप गलत कर दोगे। ये क्या है? कारण कार्य विभागात्, मतलब हम जब कारण और कार्यों को अलग करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि प्रकृति है। जब प्रकृति के कार्यों को उससे अलग करते हैं, अलग करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रकृति में वही गुण है जो उसके कार्यों में है। इसलिए कारण कार्य विभागात् से हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सत्ता है। और आगे उन्होंने कहा अविभागात् वैश्वरूपस्य, इसमें विभागात् है, इसमें अविभागात् है।
मतलब है कि जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें ये चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी जैसे पंच महाभूत हैं, वो पंच तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, फिर वापस पंच तन मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जब पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है, जीवात्मा जो लिंग शरीर है वो तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है, लेकिन जो स्थूल शरीर है वो वापस पंच तन मात्राओं में विलीन हो जाता है। उसी तरह से पंच तन मात्राएं अहंकार में विलीन हो जाती है, फिर अहंकार बुद्धि में और बुद्धि प्रकृति में विलीन हो जाती है। तो इस तरह से जो सृष्टि का क्रम है उससे अविभक्त है, ये सभी विभक्त नहीं है। इसलिए हमें पता चलता है कि प्रकृति है। तो प्रकृति की सत्ता के 5 हेतु हैं। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवर्ते और कारण कार्य विभागात और वैश्व रूपस्य अविभागात, ये 5 प्रकृति के हेतु हैं। इसके बाद हमें एक बात और बताई है कि आपसे प्रश्न पूछेगा कारणम किम अस्ति, कारणम किम अस्ति, अव्यक्तम कारणम अस्ति। तो कारणम, कारण क्या है, सबका कारण क्या है, अव्यक्त है। और कारिका में ये दिया है अव्यक्तम कारणम अस्ति। तो अगर कारण किम अस्ति ऐसा प्रश्न आ जाए तो अव्यक्त, प्रधान और प्रकृति तीनों भी हो, वैसे तीनों एक ही बात है, लेकिन तीनों भी हो तो हमें क्या करना है, अव्यक्त करना है। जैसा पुस्तक में दिया हुआ है वैसा ही पढ़ रहे हैं हम। तो कारणम किम अस्ति अव्यक्तम, और वो किस प्रकार से प्रवृत्त होती है। प्रकृति किस प्रकार से प्रवृत्त होती है, अपने कार्यों में उसे प्रवृत्त कौन करता है। तो त्रिगुण समुदयात्, जो तीनों गुण हैं सत्व रज और तम, जो गुण हैं उनके समुदाय से प्रेरित होकर के प्रकृति अपने कार्य में जो क्या है, प्रवृत्त होती है। तो प्रकृति तीनों गुणों के कारण अपने कार्य में प्रवृत्त होती है और किस प्रकार का परिणाम देती है। प्रकृति जब अपने कार्य करती है तो परिणाम किस तरह से प्राप्त होते हैं, तो वो किसी जिस गुण का आश्रय लेती है वैसे ही कार्य करती है। तो प्रति गुण आश्रय सलिलवत, सलिल यानी जल, प्रत्येक गुण का आश्रय लेती हुई जो प्रकृति है वो किस तरह से परिणाम देती है, सलिलवत। जैसे जल है वो जिस वस्तु में मिलता है, जो वस्तु उसमें मिलती है उसी के अनुसार कभी खारा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, कभी नमकीन हो जाता है। वैसे ही प्रकृति के कार्य होते हैं, जिस गुण की अधिकता होती है वैसा ही वो कार्य बन जाता है। तो कारणम किम अस्ति अव्यक्तम, प्रवृत्त कैसे होती है, त्रिगुणतः समुदयात्, तीनों गुणों के समुदाय से प्रेरित होकर के कार्य करती है। और किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रति गुण आश्रय सलिलवत, जल के समान परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये प्रकृति की बात हो गई। अब पुरुष, पुरुष है वो किस प्रकार का है, उसकी विशेषताएं, पुरुष की सिद्धि। पुरुष की विशेषताएं तो हमने देख ली, निर्गुण है, विवेकी है, चेतन है, विषयी है और अप्रसवधर्मी है और असामान्य भी है। सारी विशेषताएं हमने देख ली। अब पुरुष की सिद्धि, पुरुष अस्ति, किन किन बातों से हमें पता चलता है कि पुरुष भी है, तो उन चीजों को देखें। पुरुष की सिद्धि, पहला कारण उन्होंने दिया संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्। संघ का मतलब होता है कि किन्हीं वस्तुओं का संगठन, समूह है, और जो वस्तुओं का समूह है वो परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होता है। कोई भी चीज जो बनाता है, रोटी बनाने वाला, हलवा बनाने वाला, सारा एक खुद थोड़ी खा जाता है, परार्थत्वात्, दूसरों के लिए बनाता है। तो प्रकृति ने भी ये संघ बनाया है, जो समूह है बनाया है। 23 जो मिठाइयाँ बनाई हैं, जो पदार्थ बनाए हैं, वो परार्थत्वात्, किसी दूसरे के लिए हैं। और वो पदार्थ कौन हो सकता है,
पुरुष हो सकता है। तो संघात, ये जो संघ बना है वो परार्थ के लिए है, इसलिए हमें पता चलता है कि इन सब के उपभोग के लिए कौन है, पुरुष है। तो पहला कारण तो हुआ संघात परार्थत्वात्। अगला है त्रिगुण आदि, त्रिगुण आदि विपर्ययात्, कि तीनों गुणों के अभाव होने के कारण हमें पता चलता है कि पुरुष है। क्योंकि जो प्रकृति है और उसके जो 23 तत्व हैं वो तो सभी तीनों गुणों से युक्त हैं, लेकिन तीनों गुणों का अभाव भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो ये अभाव किस में पाया जाता है, पुरुष में। तो तीनों गुणों का अभाव होने के कारण हम कह सकते हैं कि पुरुष है। तीसरा है अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात्, अधिष्ठानात् का मतलब होता है प्रेरक। जैसे रथ है तो उसका प्रेरक या सारथी कोई कोई तो होता है, उसी प्रकार ये प्रकृति है, उसके 23 तत्व हैं, इनका अधिष्ठाता कोई कोई तो होना चाहिए, इनका प्रेरक कोई कोई तो होना चाहिए। तो ये प्रेरक कौन है, पुरुष है। तो अधिष्ठानात् से हमें पता चलता है कि पुरुष है। फिर है भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् कि भोग की प्रवृत्ति, कि प्रकृति ने जो 23 तत्व बनाए हैं वो तो सभी भोगने के लिए हैं, लेकिन भोग की प्रवृत्ति किस में है, पुरुष में है। उनको भोगने के लिए भोग की प्रवृत्ति होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये भोगने वाला पुरुष ही है। और अगला है केवल्यार्थम प्रवर्ते। केवल्यार्थम प्रवर्ते, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने के कारण। जो प्रकृति है और उसके जो 23 तत्व है वो तो जड़ है, उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं, तो मोक्ष के लिए प्रवृत्त कौन है, पुरुष है। तो मोक्ष की प्रवृत्ति होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये पुरुष है। तो इन 5 तत्वों से सिद्ध होता है कि पुरुष है। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, संघात परार्थत्वात्, त्रिगुण आदि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात् और केवल्यार्थम प्रवर्ते। अगली बात उन्होंने कही कि हाँ ये पुरुष तो है, लेकिन ये पुरुष एक है या अनेक है। पुरुष एक है या अनेक है। अगर पुरुष एक होता तो एक के जन्म होने पर सभी का जन्म होता, एक के मरने पर सभी का मरण होता, और सभी की इंद्रियां एक साथ प्रवृत्ति होती, एक जो कार्य करता वो सभी कार्य करते। तो ये बहुत सारे हैं। पुरुष का बहुत्व है, और हमें किन बातों से पता चलता है कि पुरुष बहुत्व है। तो पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत्वम, किन बातों से पता चलता है कि पुरुष बहुत सारे हैं, जीवात्मा अलग अलग हैं। पुरुष बहुत्व की सिद्धि करने वाले कारण हैं जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्। कि जनन, इनके जन्म में, मरण में और इंद्रियों के कार्यों में भिन्नता होने के कारण हम कह सकते हैं कि पुरुष बहुत सारे हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्, हमें पता चलता है कि इनकी मृत्यु अलग अलग समय पर होने पर, इनका जन्म अलग अलग समय और स्थान पर होने के कारण, और इनकी इंद्रियों की अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण। फिर दूसरा है अयुगपत प्रवर्ते। अयुगपत प्रवर्ते मतलब इनकी प्रवृत्ति युगपत है या अयुगपत है। अयुगपत, युगपत का मतलब साथ साथ और अयुगपत का मतलब अलग अलग। तो इन सब की प्रवृत्ति अलग अलग है ना, सभी पुरुष अलग अलग समय पर अपना कार्य अलग अलग करते हैं। तो अयुगपत प्रवृत्ति है इन सब की। तो अयुगपत प्रवृत्ति होने के कारण हम कह सकते हैं कि पुरुष बहुत्व है, पुरुष बहुत सारे हैं। और तीसरी बात है त्रिगुण विपर्यात, यानी
सभी पुरुषों में किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो राजा आदि होते हैं, उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, और अन्य जो मूढ़ पुरुष होते हैं सामान्य, तो उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। तो इनसे भी हमें पता चलता है कि पुरुष बहुत सारे हैं। तो पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं: जनन मरण करना नाम विप्रति नियमात अयुगपत प्रवर्ते और त्रिगुणे विपर्ययात्। अयुगपत प्रवृत्ति का मतलब है किसी की धर्म में प्रवृत्ति होती है, किसी की अधर्म में प्रवृत्ति होती है। तो ये पुरुष की मतलब सिद्धि के 5 हेतु हो गए, पुरुष बहुत्व के 3 हेतु हो गए। फिर कहा है कि व्यक्त और अव्यक्त के विपरीत होने के कारण पुरुष किस तरह का सिद्ध होता है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही। पुरुष का स्वभाव, पुरुष स्वभाव, पुरुष किस प्रकार का है, किस कारण से? तस्मात् विपर्यात्, यानी व्यक्त, तस्मात् कौन? व्यक्त अव्यक्त, व्यक्तात् विपरीत। व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत होने के कारण पुरुष किस प्रकार का है, पुरुष में कौन कौन से गुण हो सकते हैं? एक तो साक्षीत्वम, पुरुष किस प्रकार का है? साक्षीत्वम, सिर्फ साक्षी स्वरूप है, प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखता रहता है। फिर केवल्यम, केवल्य की ओर प्रवृत्त है पुरुष। फिर माध्यस्थम, यानी उदासीन है, बस माध्यस्थ है, माध्यस्थ का मतलब उदासीन है, कोई भी कार्य करता नहीं, सिर्फ देखता है। फिर दृष्टत्वम, यानी उसका कार्य सिर्फ देखने का है। और एकत्रित्वम, एकत्रित्वम का मतलब कोई भी कार्य को नहीं करने वाला, यानी सभी कार्य उसने प्रकृति कर कर देती है। तो साक्षीत्वम, केवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टत्वम, एकत्रित्वम, इस प्रकार का पुरुष का स्वभाव है। ठीक है, तो ये पुरुष के बारे में सारी बातें हो गई। फिर देखो आगे, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही तो सृष्टि उत्पन्न होती है ना। तो पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार से होता है, देखिए। पुरुष प्रकृति संयोग, पुरुष प्रकृति संयोग किस प्रकार होता है? पंगु अंधवत, पंगु और अंधे के समान। तो इनमें से पुरुष तो पंगु है, यानी पुरुष को मोक्ष चाहिए, लेकिन वो पंगु है, लंगड़ा है, इसलिए चलकर नहीं जा सकता। और प्रकृति है वो अंधी है। तो उन दोनों का संयोग पंगु और अंधे के समान होता है। प्रकृति कुछ देख नहीं सकती, तो पुरुष उसे दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। और प्रकृति, पुरुष है ना, वो पंगु है, चल नहीं सकता, तो प्रकृति उसे मोक्ष प्राप्त, अपने साथ ले जाकर मोक्ष प्राप्त कराती है। जैसे लंगड़ा और अंधा व्यक्ति साथ जाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं अपना अपना, वैसा ही संयोग इनका है। लंगड़े व्यक्ति को अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर बिठा लेता है, तो जो चल नहीं सकता वो अपनी आंखों से देखकर रास्ता बता देता है अंधे वाले को, और अंधा वाला उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो पुरुष का लक्ष्य है प्रकृति को रास्ता दिखाना, और प्रकृति का लक्ष्य है पुरुष को केवल्य प्राप्त कराना। ठीक है, तो जो पुरुष है ना, ऐसे समझिए, पुरुष है वो प्रकृति से संयोग क्यों करता है? तो पुरुष के द्वारा प्रधानस्य दर्शनार्थम, पुरुष के द्वारा संयोग किया जाता है प्रधान को रास्ता दिखाने के लिए।
और प्रधानेन प्रकृति के द्वारा संयोग किया जाता है पुरुष के कैवल्य के लिए, पुरुषस्य कैवल्यार्थम। ऐसे समझोगे तो समझ आ जाएगा कि पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार है, पंगु और अंधवत है। पुरुष क्या है, पंगु है, और प्रकृति क्या है, अंधी है। उनका संयोग क्यों होता है, पुरुषेण पुरुष के द्वारा संयोग किया जाता है, प्रधानस्य दर्शनार्थम प्रकृति को रास्ता दिखाने के लिए, और प्रधानेन प्रधान के द्वारा संयोग किया जाता है पुरुष को कैवल्यार्थम कैवल्य तक पहुंचाने के लिए। ये इन दोनों का संयोग हो गया। और लास्ट में लिखा हुआ है तत्कृत है संयोग है, तत्कृत है सर्ग है, सर्ग है यानी सृष्टि। तत्कृत का मतलब उन दोनों के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। और वो सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, सृष्टि को हमने देख लिया है, प्रकृति से महत या बुद्धि, महत से प्रकृति महत, फिर अहंकार, महत से अहंकार, अहंकार से एकादश, ऐसा लिखा हुआ है कि अहंकारात षोडश है। षोडश का मतलब जो 16 है तत्व हैं उनका समूह उत्पन्न होता है। तो ये हम देख चुके हैं पहले, प्रकृति से महत उत्पन्न हो, प्रकृति महत, महत से अहंकार, अहंकारात षोडश है, अहंकार से 16 है तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। और वो 16 कौन से, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, एकादश तो इंद्रिय और पंच तन्मात्राएं, 16 तत्वों का समूह है। और षोडश का उन षोडश में से भी, उन 16 में से भी ऐसा कहा है जो पंच हैं, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचभूत, कि उन 16 में से जो 5 का समूह है उसमें से पंचभूत उत्पन्न होते हैं, पंच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश उत्पन्न होते हैं। ऐसा शॉर्ट में उन्होंने लिखा है कारिका में। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से तो महत उत्पन्न हुआ है, महत से अहंकार, अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न हुए। जो 16 तत्व कौन से उत्पन्न हुए हमने देख लिया, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 तन्मात्राएं। फिर कहा है जो 16 का समूह है ना, उसमें 5 वाला जो समूह है, 5 वाला समूह कौन सा है, 5 ज्ञानेंद्रियां भी हो सकती हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन है ना, उसको एकादश का समूह कहा है, 11 का समूह कहा है। और पंच का समूह कौन है, पंच तन्मात्राएं, पंच का समूह बस पंच तन्मात्राएं है। तो उन्होंने कहा है कि जो पंच तन्मात्रा है, जो 5 का समूह है, उनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तो प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 16 गणों का समूह है। और उन 16 में से जो पंच तन्मात्राएं हैं उनमें से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। और ये आपको पता ही है किस तन्मात्रा से कौन उत्पन्न हुआ है, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है उनको उल्टा लिख दो, गंध से पृथ्वी, और फिर उल्टा लिखो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, तो आकाश किससे उत्पन्न हुआ है, शब्द से, और गंध से पृथ्वी, और बीच वाले तीनों उसी क्रम में आ जाएंगे। इधर लिखेंगे, हमने देख लिया पहले कल, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर गंध से पृथ्वी को शुरू करो, फिर जल, फिर तेज, फिर वायु और आकाश। आकाश शब्द के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सृष्टि तक हमने पढ़ लिया है। प्रकृति की विशेषताएं, पुरुष की विशेषताएं, दोनों की समान, व्यक्त और अव्यक्त की समान विशेषताएं, पुरुष इनके विपरीत है, और तीनों गुणों की विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब आगे जो बुद्धि, अहंकार आदि जो हैं, जो सारे एकादश इंद्रियां हैं, उनको फिर खोल कर पढ़ाया गया है, तो उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।